जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? क्या मुंह चलाती रहते हो मोबाइल का? अच्छा जी, किसी का बेटे कोई क्वेश्चन हो लास्ट लेक्चर में तो वो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक बार स्टार्ट करें। अभी पार्टिसिपेंट्स 27 लोग आ गए। वालेकुम सलाम जी। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है। जी जी सर, एक तो मैंने आपसे ये पूछना था कि ना एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर जी इंटरेस्ट वो जो होता है हमारे पास प्लाज्मा, उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। सर, तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स नहीं आती। जी तो फिर सेल के अंदर मतलब सेल के अंदर जो है हम लोगों ने बाद में पढ़ा कि सेल के अंदर जो मेजर एनाइन होते हैं वो प्रोटीन्स होती हैं। तो फिर वो सेल के अंदर कैसे चली जाती हैं? असल में ना हम जो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट डिफरेंशिएट करते हैं ना, हम पहले तो मेजरली डिफरेंशिएशन करते हैं कि ईसीएफ है और आईसीएफ है। फिर आईसीएफ में फिर हम फर्दर उसकी दो डिवीजन्स करते हैं। अगर मैं आपको याद हो, मैंने बताया था कि एक इंट्रावास्कुलर है और एक इंटरस्टिशियल है। आप बिल्कुल सही कह रही यस। हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, but this यस interstitial along with intravascular fluid combinedly they actually forms the intracellular compartment. So हम basically जो एनाइंस की बात कर रहे हैं ना, हम बेसिकली ओवरऑल इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर इंट्रावास्कुलर भी है और इंटरस्टिशियल भी है। ठीक है, तो हम आईसीएफ को ईसीएफ से कंपेयर कर रहे हैं। हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इंट्रावास्कुलर फ्लूइड के साथ नहीं कंपेयर कर रहे हैं। सो उस केस में डेफिनेटली आप सही कह रहे हो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में तो प्रोटीन्स नहीं आते, वो वास्कुलर फ्लूइड में ही रहते हैं। बट वो वास्कुलर फ्लूइड इंटरस्टिशियल के साथ मिलके ओवरऑल आईसीएफ तो बना रहा है ना, तो आईसीएफ की जो ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों इकट्ठे मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम जो है वो कहते हैं कि ओवरऑल दोनों साइडों पे जो चार्जेस हैं वो बैलेंस्ड हैं। जितने नंबर ऑफ कैटाइंस हैं उतने नंबर ऑफ एनाइंस हैं। ठीक है, आपके जी सवाल का सर, ठीक। जवाब यही था या आप कुछ और पूछना चाह रही थी? मुझे तो ये यही सर लगा। मुझे समझ आ गई कि आप मतलब ये कह रहे हैं कि हम लोग उसको उस वक्त ईसीएफ और आईसीएफ में जी डिस्कस जी नहीं कर रहे, जी इस जी वजह से हम लोग बिल्कुल बिल्कुल। समझ आ हम इलेक्ट्रोन्यूट्रिलिटी की बात बेसिकली दो मेजर कंपार्टमेंट्स के दरमियान करते हैं। हम विद इन सब कंपार्टमेंट बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये तो आईसीएफ के गई। दो ठीक। सब कंपार्टमेंट्स हैं, फिर तो आपस में उनकी कंपोजिशन डिफरेंट है।
लेकिन जब दोनों सब कंपार्टमेंट्स मिला के जो ICF बनाते हैं उनके दरमियान उनमें अगर एज अ होल देखा जाए नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनाइंस तो फिर वो इक्वल होते हैं, ठीक है। और उसमें मेजर प्रोटीन्स जो हैं वो इंट्रावास्कुलर के अंदर ही रहते हैं, ऐसे इंटरस्टिशियल में नहीं आते। जी ठीक है सर। और एक और भी क्वेश्चन है, ये जो यस सर, जो लास्ट टाइम आपने हम लोगों को पढ़ाया है वो 3 से 11 पेजेस तक, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें थी जो अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, मतलब आपने नहीं पढ़ाई। अभी मैंने बहुत सी चीज़ें जो है वो दरमियान में कुछ स्किप की थी, जिस तरह से कुछ इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस वगैरह जो है वो मैंने स्किप किए हैं। जो गिब्स डोनर रेशो है उसको मैंने स्किप किया है। उसकी वजह ये है कि वो फिर हमें उसके लिए पूरी फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। सो उस चीज़ को मैंने, जो बेसिकली फिजियोलॉजी से मेजर रिलेटेड है ना, हम बायोफिजिक्स नहीं पढ़ रहे फिलहाल, तो इस वजह से बायोफिजिक्स को छोड़ के मैंने बाकी जो आपको जनरल मैकेनिज्म्स हैं वो बताए हैं। सो आप लोग की जब बुक को तो आप लोग स्लाइड को साथ देखा करो कि जो जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पढ़ाई है आप वही चीज़ बुक में पढ़ लिया करें, ठीक है जी। ठीक है सर चलें जी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है वो बहुत शॉर्ट है और इंटरेस्टिंग भी है। हमने आज सिर्फ और सिर्फ 2 स्लाइड्स डिस्कस करनी है। फर्स्ट स्लाइड हमारी ये वाली है, ठीक है, जो कि आपको सबको नज़र आ रही होगी। दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन और कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ में फिर हम एक दूसरी स्लाइड डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जो कि आपको मोस्ट प्रॉब्ली आप सबको जो है इसका आइडिया होगा। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हम जी थोड़ा सा ना आप लोगों ने मुझे हेल्प आउट करना है। मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग मुझे साथ साथ उसका जवाब देते रहोगे, ठीक है। चलें जी क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये है कि आप लोगों से मेरे क्वेश्चन पूछने, आपने मुझे मैकेनिज्म या प्रोसेस बताना है कि ये कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर तो सब्सटेंसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही हैं और वो सब्सटेंसेस लिपिड सॉल्युबल हो या लो मॉलिक्यूलर वेट हो, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू मूवमेंट उसकी होगी, कौन सा प्रोसेस होगा वो जिसमें सब्सटेंसेस हाई कंसंट्रेशन, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से जी सिंपल डिफ्यूजन डिफ्यूजन जी सिंपल डिफ्यूजन। सो सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, जिसमें सब्सटेंसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही हैं और ये वो सब्सटेंसेस होंगी जो कि लिपिड सॉल्युबल होंगी या लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। फर्स्ट तो हमारे पास ये हो गया। अच्छा जी, अब दूसरा सिनेरियो है, substances are moving from high concentration towards the low concentration with the help of F protein, with the help of a transporter. Substances high concentration से low, जी this is the फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मैंने एनर्जी की कोई बात नहीं की अभी, ठीक है। मैंने सिंपल ये कहा कि सब्सटेंसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही हैं, है तो डिफ्यूजन, लेकिन ट्रांसपोर्टर को यूटिलाइज कर रही हैं, सो देन दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यस सर, हम इस तरह कह सकते हैं दैट दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जी चलें जी, ये भी हो गया क्लियर। अब हम एक अगला क्वेश्चन में आपसे पूछने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सब्सटेंसेस जो हैं वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही हैं और वो एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज कर रही है। सब्सटेंसेस लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर एंड दैट ट्रांसपोर्टर इज डायरेक्टली यूटिलाइजिंग द एनर्जी। सो ये कौन सी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वेरी गुड, दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। चलें जी, अब आखिरी, substances are moving from low concentration towards high concentration by using a transporter
but that transporter is utilizing energy indirectly. So ये कौन सी Secondary टाइप ऑफ active ट्रांसपोर्ट होगी? transport. सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. दिस इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ये सारा कुछ करवाने का मकसद क्या था? मतलब इसका ये था, मैं जो चीज़ जहाँ पे आप लोगों से पूछने लगा हूँ यहाँ पे, अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को देखें, अगर हम प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें, अगर हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को देखें, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें बड़ी कॉमन मिल रही है कि ये सारे के सारे जो ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गई, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारे के सारे स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स को यूज कर रहे हैं. ऐसा ही है, कैरियर प्रोटीन्स को यूज कर रहे हैं ना. Yes, sir. Yes. सो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि दिस थ्री टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, Carrier कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. mediated. Yes, sir. ट्रांसपोर्ट. सो ये हमारे पास होगी जनाब कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट. तो इन तीनों को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम कैरियर मीडिएटेड, कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट भी हम कह सकते हैं. ठीक है जी, ये हमारे पास एक चीज आ गई. अब ये जो कैरियर प्रोटीन मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, इसकी जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो है दैट these carrier mediated proteins are follow the principle of या has the property of stereo specificity. Stereo specificity. What is stereo specificity? इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. चलें जी, हम इधर आते हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेल है और इस सेल के अंदर जनाब ये आपके पास एक ट्रांसपोर्टर है. ये ठीक है जी. और इस ट्रांसपोर्टर का फंक्शन क्या है कि दिस ट्रांसपोर्टर इज स्पेशलाइज्ड, कि ये बेसिकली ये जनाब हमारे पास ग्लूकोज है. इस ट्रांसपोर्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि ये इस ग्लूकोज को की सेलुलर अपटेक करवाता है. ठीक है जी. स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि डिफरेंट सेल्स जिसके अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होंगे, ठीक है, तो वो जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना बेटे, वो बेसिकली स्पेसिफिक होंगे जस्ट फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट. मिसाल के तौर पे अगर ये ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ग्लूकोज की सेलुलर अपटेक करवा रहा है, सो ये अमाइनो एसिड की सेलुलर अपटेक नहीं करवा सकता. ठीक है, ये किसी और सब्सटेंस की सेलुलर अपटेक नहीं करवा सकता, बिकॉज दीज ट्रांसपोर्टर्स आर स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज. ठीक है, तो इससे तो हमें स्पेसिफिसिटी का पता चल गया. फिर स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है? आपको पता है तो ग्लूकोज जो है वो हमारे पास नॉर्मली दो फॉर्म्स में होता है. एक को हम कहते हैं डी ग्लूकोज, जिसको हम डेक्स्ट्रा रोटेटरी ग्लूकोज कहते हैं, और एक को हम कहते हैं एल ग्लूकोज, लियो रोटेटरी ग्लूकोज, जो कि वो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड की तरफ मूव करती है तो उसको हम डेक्स्ट्रा रोटेटरी कहते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करती है तो वो लियो रोटेटरी होते हैं. और ये जो दोनों हैं ग्लूकोज, दोनों टाइप्स, ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं. ऐसा ही होता है ना. सो ये जो रिसेप्टर हैं ग्लूकोज के, ये इतने स्पेसिफिक हैं कि अगर ये रिसेप्टर डी ग्लूकोज को के ट्रांसपोर्टेशन के लिए है तो ये सिर्फ और सिर्फ डी ग्लूकोज को ही अपटेक करेगा, एल ग्लूकोज की अपटेक नहीं करेगा. मतलब कि रिसेप्टर की इतनी स्पेसिफिक हैं, इतने स्टीरियो स्पेसिफिक हैं कि वो अगर डी ग्लूकोज के लिए हैं, अगर उसने डी ग्लूकोज की सेलुलर अपटेक करवानी है तो वही रिसेप्टर एल ग्लूकोज की सेलुलर अपटेक नहीं कर सकता. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, के रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक फॉर ईच सब्सटेंस. एंड अगर स्पेसिफिसिटी में फर्दर अगर देखा जाए, डीपन देखा जाए, सो दीज आर स्पेसिफिक एंड आल्सो दीज आर स्टीरियो स्पेसिफिक, कि वो बिल्कुल स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को भी फॉलो करते हैं कि अगर एक ग्लूकोज एक ट्रांसपोर्टर जो है वो एक शेप के लिए
जो है वो कोक की अपटेक करता है, तो वो उसी सब्सटेंस के दूसरे शेप की अपटेक नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सबसे पहले प्रॉपर्टी आ गई कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टर्स की, कि बॉडी के अंदर जितने भी कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस प्रिंसिपल को या इस प्रॉपर्टी, ये उसकी इनकी उनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है दैट दोस ट्रांसपोर्टर आर बेसिकली स्टीरियो स्पेसिफिक। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? किसी को किसी बात की समझ ना आई हो तो मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। क्लियर है बेटे सबको? यस सर। चलें जी, अब हम आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टर्स हैं, these carrier mediated transporters are follow the principle of saturation। saturation का क्या मतलब है? saturation को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, जिस तरह आप लोगों को पता है कि बॉडी जब हार्ट पंप करता है तो एक टाइम में एक कार्डिक आउटपुट में का 20 से 22% जो ब्लड है वो किडनी की तरफ मूव करता है। ठीक है। और किडनीज में जो ब्लड जाता है 20-22% जो ब्लड किडनी की तरफ जा रहा है वो ब्लड फिल्टर होता है, तो किडनीज नेफ्रॉन जो है उसको फिल्टर करते हैं, और वो उस ब्लड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंदर ग्लूकोज भी आता है, वो सारे कंपोनेंट्स सिवाय प्रोटीन के वो फिल्टर हो जाते हैं ब्लड्स में, कैपिलरीज में से नेफ्रॉन्स के अंदर फिल्टर हो जाती है। ठीक है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की। यहाँ पे देखें, ये आपके पास कैपिलरीज हैं। ठीक है। ये जनाब आपके पास नेफ्रॉन है, ये इसका बाउमेन कैप्सूल है, ये प्रॉक्सिमल कैनाल है, लूप ऑफ हेनले, और फिर ये डिस्टल कैनाल। ठीक है जी। आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो इस ब्लड में से जो ग्लूकोज आ रहा है वो ग्लूकोज जो है वो फिल्टर होता है, और वो फिल्टर होके इधर इस बाउमेन कैप्सूल में फिल्टर हो जाता है। सारा का सारा ग्लूकोज, जितना भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो सारा का सारा फिल्टर होता है और वो उस बाउमेन कैप्सूल में आ जाता है। ठीक है। लेकिन चूंकि बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, नेफ्रॉन्स आर एक्चुअली मेंट फॉर दी यूरिन फॉर्मेशन, सो जो चीज़ें बॉडी को रिक्वायर्ड होंगी तो वो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन के अंदर जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी। जो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होंगी, वो जो फिल्टर हुई थी वो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। जो इसके अलावा होंगी वो कुछ डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर सिक्रीट हो जाएंगी, तो वो भी यूरिन में ऐड अप हो जाएंगी और बॉडी से रिमूव हो जाएंगी। लेकिन जहाँ यहाँ पे हम बात ग्लूकोज की कर रहे हैं, देखें यहाँ पे हम बात ग्लूकोज की कर रहे हैं, मैं स्टेरिक से ग्लूकोज को डिनोट कर रहा हूँ। तो अब ये सारा का सारा जो ग्लूकोज है ये फिल्टर होके आपके प्रॉक्सिमल कैनाल ट्यूब्यूल के अंदर आ रहा है, आपके बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ रहा है। अब ये ग्लूकोज जब इस इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में आता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कैनाल ट्यूब्यूल, ये दिस इज द इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कैनाल ट्यूब्यूल। सो जो मैक्सिमम ग्लूकोज फिल्टर हो रहा है ना, वो मैक्सिमल ग्लूकोज यहाँ से इस प्रॉक्सिमल पार्ट से उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, वो वापस जो है वो ब्लड में एड अप हो रहा होता है। ठीक है, इस तरह से। सही। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ग्लूकोज फिल्टर हुआ था वो ग्लूकोज बेटे क्या हो रहा है कि यहाँ से थ्रू प्रॉक्सिमल कैनाल ट्यूब्यूल वापस वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है और वापस ब्लड में एड अप हो रहा है। इसका मतलब है कि बॉडी ग्लूकोज को लॉस नहीं कर रही। ठीक है। अब जब ग्लूकोज को लॉस नहीं कर रही, मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे लेके आता हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्रॉक्सिमल कैनाल ट्यूब्यूल सेल। ठीक है। और इस सेल के अंदर ये जब ग्लूकोज जो है उसने ट्रांसपोर्ट करना है तो डेफिनेटली इस सेल के मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे, इस सरफेस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर आके जो है वो इंसर्ट हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर देंगे। ऐसे ही होगा। अब क्या होगा, अब इसको अगर हम एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करें ऐसे, मैं कहता हूँ कि जनाब ये आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की, और वाई एक्सिस पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन है। ठीक है। अब जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हो वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जितने भी रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे, ये सारे रिसेप्टर्स फुली ऑक्यूपाई हो जाएंगे।
अब जब ये सारे रिसेप्टर फुली ऑक्यूपाई होंगे, अब फर्दर जो आप यहाँ पे ग्लूकोज ऐड करोगे, फर्दर जो यहाँ पे ल्यूमन के अंदर जो ग्लूकोज होगा उसकी फर्दर रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। तो ये ग्राफ जो है, ये फर्दर जब आप ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, ये ग्राफ बिल्कुल जो है ना इस तरह स्टेबल हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये ग्राफ स्ट्रेट होना शुरू हो गया है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि दिस इज द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा ऑफ टीएम, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, मतलब क्या कि ये वो पॉइंट था जहां तक इस रिसेप्टर्स की एबिलिटी थी। इस पॉइंट तक रिसेप्टर सारे सेचुरेट नहीं हुए थे, फुली ऑक्यूपाई नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन हो रही थी और आपके पास एब्जॉर्प्शन, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाई जा रहे थे वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन भी होती जा रही थी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि सारे रिसेप्टर सेचुरेट हो गए, फुली ऑक्यूपाई हो गए। अब जब फुली ऑक्यूपाई हो गए उसके बाद अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे भी तो ग्लूकोज फर्दर फिल्टर नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिसकी वजह से ये ग्राफ जो है वापस स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट, दिस ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा एक्चुअली defines the point of saturation of those receptors। ठीक है, सो यहाँ पे दिस, तो इस तरह से ये सेकंड प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की, कि वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सैचुरेशन को फॉलो करते हैं, एंड दैट प्रिंसिपल ऑफ सैचुरेशन एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा ऑफ दोज स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, तो जब वो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा अचीव हो जाता है, दिस ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा इज बेसिकली द मैक्सिमम लिमिट ऑफ, मैक्सिमम ट्रांसपोर्टिंग लिमिट ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, अब जब वो मैक्सिमम लिमिट अचीव हो जाता है तो फर्दर वो ट्रांसपोर्टर इस एबल नहीं होते कि वो फर्दर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, सो हम कहेंगे कि सब्सटेंसेस है या द रिसेप्टर्स हैव अचीव्ड इट्स ट्रांसपोर्ट मैक्सिमा, या इट हैज अचीव्ड इट्स मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट। तो जब मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है देन फर्दर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती। सो यहाँ पे ये एक सेकंड प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स की, कि दे फॉलो द फिनोमेना ऑफ सैचुरेशन, और सैचुरेशन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि सैचुरेशन होती क्या है। जी बेटे, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का, किसी बात की समझ ना आई हो? सर एक दफा डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में डिफरेंस बता दीजिए, तब वो आवाज कट गई थी। अच्छा, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी मैंने बता रहा था बेटे। स्टीरियो, जिस तरह आपको पता है ना कि ग्लूकोज जो है वो दो फॉर्म्स में होता है, एक डी ग्लूकोज फॉर्म के फॉर्म में होता है या एल ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। डी ग्लूकोज वो ग्लूकोज होता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम जो स्टीरियो आइसोमर्स की जब हम बात करते हैं, तो डी ग्लूकोज वो ग्लूकोज होता है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड की तरफ रोटेट कर देता है, तो उसको हम डी ग्लूकोज कहते हैं। डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। ठीक है, डेक्स्ट्रा रोटेटरी ग्लूकोज इज बेसिकली डी ग्लूकोज, और डेक्स्ट्रा रोटेटरी ग्लूकोज प्लेन पोलराइज लाइट को हमेशा, जब उस पर प्लेन पोलराइज लाइट हम उसके ऊपर फॉल करती है तो वो उस लाइट को राइट साइड की तरफ रोटेट कर देता है, उसकी डायरेक्शन को राइट साइड की तरफ रोटेट कर देता है। तो उस टाइप ऑफ ग्लूकोज को हम कहते हैं डी ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज जो कि प्लेन पोलराइज लाइट पड़ने के बाद जब वो लाइट को लेफ्ट साइड की तरफ रोटेट करेगा तो उसको एल ग्लूकोज कहते हैं। एल स्टैंड फॉर लीवो रोटेटरी, LEVO, लीवो रोटेटरी ग्लूकोज। ठीक है, सो ये बेसिकली मैं यहाँ पे ये बात कर रहा था कि ये ट्रांसपोर्टर इतने स्पेसिफिक हैं, इतने स्टीरियो स्पेसिफिक हैं कि अगर ये ट्रांसपोर्टर डी ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए है तो ये एल ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चरली ये स्ट्रक्चरली भी बहुत स्पेसिफिक हैं ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, कि वो स्पेसिफिक सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, अगर वो सब्सटेंस का स्ट्रक्चर उस तरह होगा तो तभी वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रक्चरली भी आइडेंटिफाई करते हैं सब्सटेंसेस को। ठीक है, कि वो इतने ज़्यादा स्पेसिफिकली जो है वो देखते हैं कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होगा, नंबर कार्बन नंबर सेम होंगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होगा तो भी उसकी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी। ठीक है जी सर, ये ट्रांसपोर्टर का कोई स्पेसिफिक एरिया है कि ये स्पेसिफिक एरिया में या ऑल ओवर द बॉडी बेटे, पाए जाते डिफरेंट, हाँ जी, ऑल ओवर द बॉडी। जहाँ जहाँ ये प्रोसेस होते रहेंगे ना, डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ जिन जिन सेल्स में ये प्रोसेस होते रहेंगे ना, वहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर्स होंगे। ठीक है, लेकिन हर हर एरिया में
हर एक डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टर्स होंगे, ठीक है। हम ये जब एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे आगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें फिर मैं आपको डिटेल से ये भी बताऊंगा कि कौन से सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, जिसमें इसमें कैसे होगी। जी जी बेटे। ये जो आपने ग्राफ बनाया है इसमें जो इंक्रीजिंग पॉइंट है और जी उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, जी जी। इस पॉइंट का नाम आपने ट्रांसपोर्टर मैक्सिमम बताया था। ट्रांसपोर्ट वो मैक्सिमम, पॉइंट दिस इज द टीएम या ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ, दिस इज द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, ठीक है, इसको हम टीएम से डिनोट करते हैं, ठीक है। So this is the maximum point. This is the point where the receptors are fully saturated. ठीक है। So उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती. So this is the maximum transportation limit of those receptors. So that maximum transportation limit of receptors is actually denoted by the TM, या transport maximum of those receptors. ठीक है। सर इनका और ये कहते हैं जी कि जी। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। क्या बेटा, सॉरी दोबारा क्वेश्चन करेंगे आप? जी मैं क्वेश्चन नहीं समझा बेटे आपका, दोबारा प्लीज। मैं कहना चाह रही हूँ कि ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे डिपेंड करते हैं ट्रांसपोर्टर्स, यानी उसी टाइम ट्रांसपोर्ट करेंगे जब एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, या फिर नहीं रेस्टिंग मेम्ब्रेन बेटे, जब बेटे इनके मैं साथ। यहाँ पे ना चलें चलें आप फिलहाल एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को फिलहाल के लिए आप भूल जाएं। आप सिर्फ ये सोचें कि जहाँ जहाँ पे सब्सटेंसेस जो हैं वो इन तीन प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जहाँ जहाँ पे बॉडी के अंदर जौन से सेल्स वो करेंगे वहाँ पे बेसिकली कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन्स होंगे, और वो प्रोटीन्स बेसिकली उनकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। फिलहाल हम एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल बेसिकली एक्साइटेबल सेल्स के अंदर होता है ना, बॉडी के अंदर नॉन एक्साइटेबल सेल्स भी होते हैं। वो अभी थोड़ा सा मुझे अभी जब हम उस टॉपिक पे जाएंगे वहाँ पे हम और डिटेल से तो सर पढ़ेंगे। ये मुझे फिलहाल आप ये एज्यूम कर लें, चलें फिलहाल आप ये एज्यूम कर लें कि बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं सारे सेल्स के अंदर कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन वो कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन किसी सेल्स के अंदर ग्लूकोज के लिए एक्सप्रेस होंगे जहाँ पे ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन होती है। जिस तरह सारे बॉडी सेल तो ग्लूकोज की सेल अपटेक नहीं करते हैं ना, कुछ सेल्स करते हैं कुछ नहीं करते। जो से सेल नहीं करते, सेलुलर अपटेक की मैं बात उन सेल्स की कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मेरा मुराद है वो सेल्स जो कि ग्लूकोज की स्टोरेज करते हैं, ठीक है। वैसे तो सारे सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, वहाँ पे ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन तो सारे सेल करेंगे बिकॉज उन्होंने मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करनी है और उनको एनर्जी चाहिए इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पे जो मैं सेलुलर अपटेक बढ़ाने की बात कर रहा हूँ ना, ये हम नॉर्मली उस सिनेरियो में यूज करते हैं उन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स की बात कर रहे होते हैं जो कि जो स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ठीक है। अदरवाइज सारे बॉडी सेल्स के अंदर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हैं, ठीक है, बिकॉज सारे बॉडी सेल्स एनर्जी डिपेंडेंट है और एनर्जी जो है वो इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो उनको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। न्यूट्रिएंट जो है वो इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज उनको रिक्वायर्ड है, ठीक है बेटे। जी सर। जी नेक्स्ट पे जाएं हम। आखिरी जो हमारे प्रॉपर्टी है इसकी, दैट दीज कैरियर मेडिएटेड प्रोटीन्स जो हैं सर दिस एक फॉलो। क्वेश्चन। जी जी बेटे। जी जी। जी सर, ये जो ग्लूकोज है ये ब्लड से सेल के अंदर जा रहे हैं ना जी जी। थ्रू ट्रांसपोर्टर, जी जी। तो ब्लड को हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे और सेल के अंदर वाले को इंट्रा सेलुलर, बिल्कुल, यहाँ पे हम इस तरह ही कहेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होगा ना? ठीक बिल्कुल है। ऐसे होगा, बिल्कुल ऐसे होगा। जहाँ पे जो सेल के बाहर जो भी फ्लूइड होगा दैट विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दैट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर सेलुलर। फ्लूइड विल बी मोस्ट प्रोबेबली दैट इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ज्यादातर वो सर इसी इंटरस्टिशियल तरह फ्लूइड ही होगा। कोई भी ऑर्गेनेली भी हो तो भी उसके अंदर वाले हिस्से को हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं ना? नहीं, ऑर्गेनेली के अंदर जो फ्लूइड होता है ना उसको फिर हम उसको हम ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड उसको कह सकते हैं ना, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड या इंट्रा ऑर्गेनेली फ्लूइड हम इसको कह सकते हैं। और जो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा वो फिर साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड होगा। एक्चुअली हम ऐसे करते नहीं हैं, हम नॉर्मली बेसिकली यही कहते हैं कि सेल जो है ना, सेल के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो फ्लूइड होगा दैट विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होगा दैट विल बी इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। वो अगर ऑर्गेनेली के सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड हो दैट इज जी आल्सो इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है, सिंपल। चलें जी,
और आगे सर चलें हम। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जी क्या जी। होता है? इंटरस्टिशियल जी फ्लूइड सर, देखें। जी इंटरस्टिशियल जी, फ्लूइड में क्या डिफरेंस है इंट्रासेलुलर? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बेसिकली वो फ्लूइड होता है जो इंट्रावास्कुलर से बनता है। वेसल जो है ना, ब्लड वेसल में से जो फ्लूइड है वो फिल्टर होता है, जी ooze आउट करता है। सो वो जो प्लाज्मा फिल्ट्रेट ooze आउट करता है ना, तो वो बेसिकली टिश्यू स्पेसेस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो वो टिश्यू स्पेसेस के अंदर जो फ्लूइड होता है, फिर उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इंटरस्टिशियल। ओके। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। चलें जी, हम आगे अब फिनोमेना ऑफ कंपटीशन डिस्कस करते हैं। चलें, ये बहुत आसान है जी। कंपटीशन क्या है? ये तो सिंपल है कि यार ये एक ट्रांसपोर्टर है ग्लूकोज का, और यहाँ पे ग्लूकोज के साथ कोई और कंपटीशन में आ जाए। ऐसे हो सकता है। वो कब होगा? क्योंकि हमने पहले तो कह दिया ना कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, और दीज आर सो मच स्पेसिफिक दैट दीज आर बेसिकली स्टीरियो स्पेसिफिक। मतलब वो तो बिल्कुल जो है वो अगर स्ट्रक्चर और उसकी जो जो टाइप ऑफ आइसोमर है उसके लिए भी रिसेप्टर स्पेसिफिक हैं। सो फिर एक थर्ड फिनोमेना कंपटीशन का क्या मतलब हुआ? कंपटीशन का मतलब ये है कि दूसरा कोई भी सब्सटेंस जो बिल्कुल सेम हो स्ट्रक्चरली, ठीक है, और उसका उसका उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जस्ट लाइक डी ग्लूकोज हो, तो वो सब्सटेंस अगर यहाँ पे ल्यूमन के अंदर, फॉर एग्जांपल हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं, इंटेस्टाइन में आप डाइट ले रहे हैं और डाइट के थ्रू जो आप डाइटरी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले रहे हैं जनाब ग्लूकोज के साथ आप गैलेक्टोज भी ले रहे हैं। तो गैलेक्टोज इज आल्सो शुगर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अगर आप गैलेक्टोज ले रहे हैं, सो क्या होता है, गैलेक्टोज स्ट्रक्चरली डी ग्लूकोज के सिमिलर है, ठीक है, स्ट्रक्चरली ये दोनों सिमिलर हैं। अब जब डी गैलेक्टोज जो है उसकी कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डी ग्लूकोज, तो फिर क्या होगा कि ये जो गैलेक्टोज है ये क्या करेगा, ये compete करेगा विद दी ग्लूकोज फॉर दिस ट्रांसपोर्टर, और ये कोशिश करेगा कि ये इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू जो है वो सेल के अंदर जाए। ठीक है, सो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर के लिए कंपटीशन शुरू हो जाएगी बिटवीन डी ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। सो कहने का मतलब ये है कि जो ये ट्रांसपोर्टर्स हैं, these also follow the principle of competition, या these also have the property of competition, and that competition must be between two substances those which are exactly similar in structure. ठीक है, so if the concentration of one substance is increased as compared to the other, then the competition will start between those two substances for us for the same receptor. ठीक है, सो फिर यहाँ पे गैलेक्टोज जो है वो ज्यादा जो है एब्जॉर्ब होगा एज कम्पेयर टू डी ग्लूकोज। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं कंपटीशन। कि रिसेप्टर तो है डी ग्लूकोज का, लेकिन गैलेक्टोज भी उसी रिसेप्टर को यूज कर सकता है बिकॉज के वो स्ट्रक्चरली डी ग्लूकोज के सिमिलर है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कंपटीशन शुरू हो जाती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और जो ब्लड के साथ अटैच होके ट्रेवल करता है फ्रॉम टिश्यूज टुवर्ड्स द लंग्स, ठीक है, सो हम ये भी कहते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट इज उसकी हाई बाइंडिंग एफिनिटी है टुवर्ड फॉर द सेम रिसेप्टर अपॉन द हीमोग्लोबिन। ठीक है, सो वो चूंकि रिसेप्टर जो हीमोग्लोबिन के ऊपर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं दोज आर आल्सो प्रोटीन्स, वो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कंपटीशन को। ठीक है, सो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फिर बाइंड कर जाता है एज कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, सो वो क्यों करता है, बिकॉज स्ट्रक्चरली बोथ ऑफ देम आर सेम, या उन रिसेप्टर्स की जो एफिनिटी है, उन रिसेप्टर की जो एफिनिटी है वो उस पर्टिकुलर चीज के लिए ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सो रिसेप्टर्स जो है वो एफिनिटी वो डिपेंड करती है कि अगर दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, इस रिसेप्टर की अगर ग्लूकोज की मैं बात करूं तो इस रिसेप्टर की एफिनिटी डी ग्लूकोज के लिए ज्यादा है, बट चूंकि इस टाइम पे गैलेक्टोज ज्यादा है, सो दिस गैलेक्टोज कैन टेक लीड ओवर दी ग्लूकोज। ठीक है, सो ग्लूकोज जो है वो फिर इस ट्रांसपोर्टर को यूज करना शुरू कर जाएगा। सो दिस इज दी फिनोमिनन ऑफ कंपटीशन, कि किस तरह से सेल्स जो हैं वो आपस में कम्पीट करते हैं। ठीक है, सो ये किस तरह सब्सटेंसेस कम्पीट करते हैं फॉर द रिसेप्टर। ठीक है, सो ये हमारे पास तीन मेजर प्रॉपर्टीज होगी, स्टीरियोस्पेसिफिसिटी, सैचुरेशन एंड कंपटीशन। तो होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी।
जी कोई क्वेश्चन हो किसी का इसमें तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम एक दूसरे ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करके उसको बाउंड अप करते हैं। जी बेटे यहाँ पे किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज़ सर की समझ ना आ जाए। कंपटीशन मॉलिक्यूलर वेट की बेस पे भी हो सकता है या सिर्फ स्ट्रक्चरली, देखिए यानी जो स्ट्रक्चरली सब्सटेंस? स्ट्रक्चरली होता है, स्ट्रक्चरली देखिएगा स्ट्रक्चरली सेम है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम ही होता है। जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो स्ट्रक्चरली सेम हो तो मेरा ख्याल है मॉलिक्यूलर वेट भी उसका सेम ही लगभग करीब करीब ही होता है। सर जिस तरह गैलेक्टोज है, हम्म, तो ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन करेंगे तो गैलेक्टोज जी बनेगा, जी 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 आई एम नॉट रॉन्ग। तो जी जी। सर फिर मॉलिक्यूलर वेट भी उनका यानी इंक्रीज हो गया ना? अच्छा गैलेक्टोज जो है वो किससे बनता है, आपने सर क्या कहा? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो है ग्लूकोज, जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज प्लस हम्म ग्लूकोज। हम्म। अच्छा जब ये कंबाइन होते हैं तो ग्लूकोज बनता है, आप ये कहना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन हुए हैं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट तो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिंगल ग्लूकोज, आप ये कहना चाह रहे जी सर। हो। अच्छा बेटे मैं यही आपको बताने लगा था कि जो रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली अगर दोनों सेम हैं तो फिर वहाँ पे वो रिसेप्टर उन दोनों को अलाउ करता है। तो स्ट्रक्चरली हम बेसिकली स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि हम मॉलिक्यूलर वेट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो इस वजह से ये रिसेप्टर बेसिकली स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट को नहीं देखते। बिकॉज जहाँ पे हम बात करते हैं रिसेप्टर्स तो होते ही हैं कि वो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सके। तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट है या लो मॉलिक्यूलर वेट है, उसमें सिर्फ फ़र्क ये होगा जो मैंने आपको बताया है कि ये रिसेप्टर की एफिनिटी डी ग्लूकोज के लिए ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर वेट इसके कंपेयर कम है। तो इस वजह से अगर डी ग्लूकोज अवेलेबल होगा ज़्यादा तो वो पहले मूव करेगा एज कम्पेयर टू दी ग्लूकोज। लेकिन चूंकि मैंने आपको यहाँ पे सिनेरियो ऐसे बताया है, मैंने कहा कि यार यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा है, तो चूंकि दोनों स्ट्रक्चरली सेम है तो इस वजह से ग्लूकोज जो है वो इस ट्रांसपोर्टर को यूटिलाइज करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो सिंपली द ठीक है। कंपटीशन डिपेंड्स अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर, दैट्स इट, ठीक है। ओके सर। चलें जी अब हम डिस्कस करते हैं एक और फिनोमेना को। बल्कि मैं बेटे ये मीटिंग ना दोबारा स्टार्ट करने लगा हूँ क्योंकि अभी ये 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी, फिर दोबारा हमें सारा कुछ शुरू करना पड़ेगा। तो मैं इसको वाइंड अप करके दूसरी मीटिंग जनरेट कर रहा हूँ, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें प्लीज़, ठीक है।